डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस समय हम पहुंचे हुए हैं एक्सरसाइज 3.4 में, यानी लेसन 3 का चौथा और आखिरी एक्सरसाइज है। आंकड़ों का प्रबंधन हम लोग देख रहे हैं। इसमें तमाम तरह के ग्राफ बना रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 आओ देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ, आपके सामने सवाल होगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 3 बातें बताना है। कौन एकदम हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है और क्या ऐसा है जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छी बात है। चलो पहला क्वेश्चन, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। हाँ, ये सत्य है। आज हम कल से अधिक आयु के हैं, क्योंकि एक दिन तो बढ़ ही गया ना, तो ये हाँ है। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला विकल्प है, हाँ सत्य है। आज हम कल से अधिक आयु के हैं, ठीक है। दूसरा है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। चित्त पट, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि उछालेंगे तो चित्त ही आएगा। तो क्या कह सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि चित्त ही आएगा, क्या कहानी है कि नहीं। तीसरा है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। देखो, अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो नंबर 8 आएगा। इसको आप लिख दो असंभव, मतलब हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता कि उसके कुल 6 सरफेस होते हैं और 1 2 3 4 5 6 गिनतियाँ होती हैं। 8 तो कहीं होता ही नहीं है। तो जब कोई चीज़ होता ही नहीं तो आएगा कहाँ से। इसलिए एक पासे को फेंकने पर 8 कभी नहीं आएगा, ठीक। चौथा पॉइंट है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। कोई आदमी सड़क पर चल रहा है और कह रहा नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट आएगी वो हरी होगी। ये आप गारंटी नहीं ले सकते। यहाँ भी यही बात हो जाएगी, हो भी सकता है और नहीं भी। समझ गया ना। कहते क्या पता है भाई कि अगला ट्रैफिक लाइट क्या होगा। कल बादल घिरे होंगे। 5वां, कल बादल घिरे होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। नेचर है, नेचर को समझना आदमी के लिए अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि कल क्या होगा हम आप एग्जैक्टली बता सकते हैं आज। तो इसके लिए आप फिर वही कह देंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। कितना मज़ेदार है ना, कुछ करना नहीं पड़ा। दूसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। आओ देखते हैं। कंचे हैं, कांच की गोलियां। दूसरा क्वेश्चन, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 गोली अंकित है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा, संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। देखो 6 गोलियां हैं, 1 2 3 4 5 6, इस पर नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसमें से आप कंचा 2 निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता पूछ रहा। प्रायिकता एक नई चीज़ है आपके साथ, प्रायिकता। तो प्रायिकता माने होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल कंडीशन। नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल कंडीशन, यानी जो ज़रूरत हमारे पास, हिंदी इसका नहीं याद आ रहा है कि हाँ, बटा कुल परिणामों की संख्या, ये याद आ रहा, कुल परिणामों की संख्या। और फेवरेबल को क्या कह देंगे, अनुकूल। अनुकूल परिणामों की संख्या, याद आ गया हिंदी। देखो इसको हिंदी में कहते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास केवल 1 है और कुल परिणाम हमारे पास 6 है। तो आपकी प्रायिकता 1/6 आ गई। बहुत सही क्वेश्चन है। सही इसलिए है कि कक्षा 7 में प्रायिकता के बारे में बताया जा रहा है। इससे सही और क्या हो सकता है। सिविल का कोर्स है ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लिखा है, संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। अगर मान लो संख्या 5 वाला कंचा हम निकालते तो भी तो एक ही कंचा निकालते
और एक ही कंचा निकालते और कुल 6 था तो इसका भी 1/6 ही हो जाता। ठीक है, यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है और कुल परिणाम आपके पास 6 है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रायिकता धीरे धीरे आपको हर चैप्टर में हर क्लास में मिलती जाएगी। तो उसमें इस पर बहुत अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं अगर आप प्रायिकता के बारे में जानते होंगे तो। मिलेंगे हम। और तीसरा आखिरी प्रश्न है कि यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी। एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेलेगी। देखो, जब हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्का में 2 परिणाम आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। अब सपोज करिए कि हमने हेड कहा था कि चलो हेड आएगा तो हम खेलेंगे, यानी हेड हमारे फेवर में है। तो हेड देखो, एक परिणाम ये, एक परिणाम ये, 2 परिणाम हो सकते हैं और 2 में से हेड हमारे फेवर में है तो एक परिणाम हमारे फेवर में। और कुल कितने परिणाम हैं? 2। यानी हमारी टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी इसकी प्रायिकता 1/2, यानी 1/2 संभावना है कि हमारी टीम खेलेगी। और ऐसे ही 1/2 ही संभावना है कि हमारी टीम नहीं भी खेलेगी। तो ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर ले कि हमने क्या सीखा। ये एक्सरसाइज अगर चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है एनसीईआरटी के साथ में कि वो लिख कर देता है कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या सीखा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। आंकड़ों के संग्रह, रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतिकरण से हमें अपने अनुभवों को संगठित करने तथा आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। बहुत सही बात है। आंकड़े को जब आप संग्रह करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और इस प्रकार टेबल बनाते हैं तो आंकड़े एकदम बैठ जाते हैं दिमाग के अंदर में और वो मतलब काफ़ी दिनों तक आपको याद रखते हैं। तो ये बहुत सहायता मिलती है उससे निष्कर्ष निकालने में। दूसरा है कि आंकड़ों की इकट्ठा करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इसका प्रयोग किस कार्य में करेंगे। अरे बिना मतलब थोड़ी ना कोई आंकड़ा निकालेगा, एक निश्चित उद्देश्य होता होगा कि हम क्यों आंकड़ा निकाल रहे हैं। ठीक है ना, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा, एकत्रित किए गए आंकड़े को एक उपयुक्त सारणी के रूप में संगठित किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि ये सरलता से समझने योग्य हो और इनकी व्याख्या की जा सके। बिल्कुल सही। जैसे अभी हम किसी क्लास में जाएं और सबसे पूछे कि भाई अभी जो रिजल्ट आया है आपको कितने नंबर मिले, आपको कितने नंबर मिले, आपको कितने नंबर मिले, और सारे बच्चों का जो है नाम और उनके साथ उनका नंबर लिख दें तो निश्चित रूप से हम एक आंकड़ा बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अपने क्लास का रिपोर्ट कार्ड हम बना सकते हैं ना। चौथा पॉइंट है कि औसत एक ऐसी संख्या है जो दिए गए प्रेक्षणों ये के समूह या आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है या उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। बिल्कुल, औसत दरअसल बीचों बीच वाला बात होता है। औसत जैसे कोई 5 नंबर पाए, कोई 8 नंबर पाए, कोई 7 नंबर पाए, कोई ऐसे। अब इन सबको जोड़कर जब आप बटा पदों की संख्या से भाग देते हैं तो एक औसत निकल के आ जाता है कि भाई इतने औसत में हमारे बच्चे पाए हुए हैं नंबर। अंकगणितीय माध्य आंकड़ों का एक प्रतिनिधि मान है। बिल्कुल, प्रतिनिधि मान होता है कि यानी उसको कह दीजिए तो समझो सारे आंकड़ों की बात हो जाती है। जैसे हम कह दें कि हमारे क्लास का रिजल्ट 60% रहा है तो इसका मतलब कोई भी आदमी जान जाता है कि हाँ भाई 60% लड़के नंबर आराम से पाए हुए हैं मैक्सिमम लोग। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति या प्रतिनिधि मान का एक रूप होता है। प्रेक्षणों के समूह का बहुलक वह प्रेक्षण है जो सबसे अधिक बार आता है। जी हाँ, हम लोगों ने लगाया था जैसे 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 4 ऐसी तमाम संख्याएं लिखते थे तो जो गिनती बहुत बार आती थी उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो आपको ऐसे एक बार रिवीजन हो जाता है सुनने में। माध्यक भी एक प्रकार का प्रतिनिधि मान है। यह उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के मध्य में होता है, बीचों बीच में। आपको याद होगा कि 9 पद हुआ करते थे तो ठीक 5वां पद पहले उसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते थे और उसके बाद में ठीक 20वां पद हमारा उत्तर बन जाता था। 8वां पॉइंट है कि इकट्ठे किए गए आंकड़ों को बारंबारता सारणी की सहायता से चित्रीय रूप से दंड आलेखों के रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसा कि अभी आपने पिछले सवाल में देखा ही था। हमने यह भी सीखा कि दोहरा दंड आलेख किस प्रकार खींचा जाता है। यह एक ही दृष्टि में प्रेक्षणों के 2 समूहों की तुलना करने में सहायक होता है। जैसे अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में तापमान को लेकर के किया था, तुरंत समझ में आ जाता है कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। और 10वां आखिरी पॉइंट हमारे पास कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चित रूप से होती हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनका होना संभव नहीं है और कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, जो प्रायिकता के तौर पर हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि कक्षा 7 में ये शुरुआत कर दिया है तो धीरे धीरे 8 में, 9 में, 10 में इसके सवाल मिलते जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। बने रहिए हमारे साथ और हम लोग ऐसे ही पढ़ते हुए सीधे 10th तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।